हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं गेल-उसेक का आयतनों के संयोजन का नियम। दोस्तों, ये नियम क्या होता है इसके हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रासायनिक संयोजन के 4 नियम मैंने पढ़ा रखे हैं, कल ही कंप्लीट हुआ चौथा नियम। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि वो 4 नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो अगला जो नियम है वो है गेल-उसेक का आयतनों के संयोजन का नियम, जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 और ये है वीडियो 11 यानी कि लेक्चर नंबर 11। ठीक है, 11 वीडियो के अंदर हम समझते हैं गेल-उसेक के आयतनों के संयोजन का नियम। ये जो नियम था वो गेल-उसेक नामक वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी में दिया था, प्रतिपादन इसका किया था। ये नियम क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर लेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती है, गैसें यहाँ पर किसी ठोस या फिर लिक्विड की बात नहीं हो रही है, मतलब द्रव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गैस की बात हो रही है। दो गैसें होती है वो आपस में संयोग करती है यानी कि जुड़ती है, तो उनका संयोग आयतन मतलब जगह, स्थान कह सकते हैं। ठीक है, यह आयतन जो वॉल्यूम होता है वो उसके सरल अनुपात में होता है। तो जो संयोग करती है तो संयोग का जो आयतन है वो एक सरल अनुपात में हमको प्राप्त होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जब दो गैसें आपस में संयोग करती है, आपस में अभिक्रिया करती है, क्रिया करती है, तो जब क्रिया करती है तो इनका संयोग का जो आयतन है वो दोस्तों एक सरल अनुपात में प्राप्त होता है। ये होता है गेल-उसेक का आयतनों के संयोजन का नियम। बाकी इसकी बात आगे लिखी गई है कि यदि उनका उत्पाद भी गैस हो तो उत्पाद भी अगर हमको गैस प्राप्त हो जाता है, कभी कभी ठोस भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर हमको गैस मिलाने से गैस प्राप्त होती है तो उत्पाद अगर गैस प्राप्त होता है तो जो क्रियाकारी यानी कि जो अभिकारक हैं उनके आयतनों से, गैस के आयतन होते हैं उनके अनुपात से वो संबंध रखता है। कौन उत्पाद होता है वो, तो जो उत्पाद हमको मिला है वो भी गैस है, तो क्रियाकारी यानी जो अभिकारक जो मिले हैं उनके अनुपात से वो क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। ये चीज़ होती है दोस्तों समान ताप। यहाँ पर ताप होता है T, वो कांस्टेंट रहता है, और दाब P होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। यानी कि ये कैसे होते हैं, स्थिर रहते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, नियत कह सकते हैं। तो समान ताप और दाब पर ये चीज़ें होती है। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए हमारे पास में दोस्तों एक रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। हमारे पास में दोस्तों हाइड्रोजन गैस H2 गैस है, उसका हम दोस्तों 1 इकाई आयतन है। अब यहाँ पर एक समझना बात को ध्यान से, ये जो मैं लिख रहा हूँ 1 इकाई आयतन, ये गेल-उसेक भाई साहब ने क्या किया था, प्रायोगिक मान निकाला था। क्या निकाला था, प्रायोगिक, मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने 1 इकाई आयतन H2 गैस प्रयोग किया, और उसी से दूसरी जो रिएक्शन करता है दूसरी गैस से H2, वो Cl2 गैस हो जाएगी, और वो गैस भी 1 इकाई आयतन ली थी, 1 इकाई इसका भी आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रायोगिक मान है, आप लोग समझना, फिर मैं बाद में समझाऊंगा क्या होता है। जब H2 गैस है वो Cl2 गैस से रिएक्शन करती है तो दोस्तों हमको मिलता है HCl गैस। क्या मिलती है, HCl गैस। इसके हमको 2 इकाई आयतन प्राप्त होता है, 2 इकाई आयतन हमको प्राप्त होता है। इस हिसाब से अगर दोस्तों हम इस रिएक्शन का सरल अनुपात निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, सरल अनुपात निकालना चाहे, तो जो भी अनुपात मतलब जो भी मान दे रखा है इकाई आयतन का वही अनुपात होगा। ठीक है, तो 1, 1 और 2, तो सिंपल यहाँ पर हम लिख देंगे 1 अनुपात 2। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। जब दो गैसें आपस में संयोग करती है तो उनका जो संयोग का आयतन होता है, उनका जो संयोग का आयतन है वही उनका दोस्तों क्या है, सरल अनुपात, और यही क्या है आपका नियम। अगर हमने बाद में देखा इसने कि अगर हमको जो उत्पाद है वो भी गैस प्राप्त होता है तो जो इसका जो भी मतलब है अनुपात यानी कि 2, वो भी इसके अंदर लिखा जाएगा। किसके अंदर, तो 1 अनुपात 1 लिखा हमने। अगर इसका अगर क्रियाकारी है, ये अभिकारक है, इनका अनुपात लिखना चाहे तो 1 अनुपात 1 होता है। अगर हम लोगों को जो उत्पाद है वो भी गैस प्राप्त होता है तो उसको भी लिख करके उससे संबंध को दर्शाता है, संबंध को रखता है। ठीक है, हाँ आगे समझते हैं, एक रिएक्शन और समझते हैं। देखिए हमारे पास में दोस्तों N2 गैस है, उसका हमने 1 इकाई आयतन रख लिया है, मतलब हमने नहीं लिया है, गेल-उसेक भाई ने प्रायोगिक मान लिया था।
ठीक है, प्रायोगिक तौर पर ये सब ज्ञात किया था, ध्यान रखना। तो आयतन है वो H2 गैस होती है उसके 3 इकाई आयतन से जुड़ती है, H2 गैस के 3 इकाई आयतन से जुड़ती है। यानी कि आपका N2 गैस है वो गैस, इसका 1 इकाई आयतन होता है, वो हाइड्रोजन के 3 इकाई आयतन से रिएक्शन करती है और रिएक्शन के दौरान NH3 गैस प्राप्त होती है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है, जो कि इसके 2 इकाई आयतन प्राप्त होते हैं, 2 इकाई आयतन प्राप्त होते हैं। ये सारा मैं आयतन लिख रहा हूँ, इकाई आयतन ये प्रायोगिक है मान, आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो मान लिखे वो प्रायोगिक मान है, ठीक है। ओके, देखिए तो फिर इसका अगर हम सरल अनुपात लिखना चाहे इस रिएक्शन का, तो इसका क्या सरल अनुपात हो सकता है दोस्तों? तो इसका सरल अनुपात हो सकता है 1:3, लेकिन हमको उत्पाद भी गैस मिला है तो ये भी संबंध रखेगा क्रियाकारक से, यानी कि अभिकारक से, तो 2 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर 1:3:2, डन, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर समझो ध्यान से, ये सारा जो खेल है ये गैल-लुसेक ने प्रायोगिक रूप से किया। फिर उन्होंने क्या किया कि यदि ये मान होता है, जो अनुपात है वो इस नियम से अगर संबंध निकाले या फिर इससे हमको परिणाम निकाले, निष्कर्ष निकाले, तो किस टाइप से निकाल सकते हैं। तो उसने क्या किया, जो भी यहाँ पर सरल अनुपात है, जो इकाई आयतन है, उसके रिएक्शन से अगर संबंध मिलाना चाहे तो हमने क्या किया या उसने क्या किया कि इस रिएक्शन को संतुलित किया। तो इस रिएक्शन को जैसे संतुलित करेंगे तो जो अनुपात है, जो सरल अनुपात है या जो इकाई आयतन है, वो उनके मोल के बराबर होता है। वो देखा कैसे, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2, इधर देखो हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, यानी कि इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। जैसे ही 2 करेंगे तो अब समझो ध्यान से, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो देखो 1, 1 और 2, ये कहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को, सरल अनुपात में। कहाँ दिख रहे हैं, सरल अनुपात में। और जो आगे हैं वो है दोस्तों n, यानी कि मोल के बराबर जो अनुपात प्राप्त होता है वो है, तो मोल के बराबर होता है, ठीक है। आ रही बात समझे, यहाँ पर समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, इधर समझते हैं नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3, यानी कि नाइट्रोजन को हमको 2 करना है, तो हम लोगों ने आगे 2 कर दिया, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3, तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 2 × 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने, केवल 2, तो इसके आगे हम लोग अगर 3 लगा देते हैं तो 6 इधर हो जाते हैं, 6 इधर हो जाते हैं। अब अनुपात से इसको कंपेयर करो, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1, 3 और 2, तो 1:3:2, 1:3:2, जो कि इसके मोल या जो आगे संख्या लिखी जाती है, जो मान लिखा जाता है उसके वो क्या होता है, बराबर आता है। यही होता है दोस्तों गैल-लुसेक के आयतनों के संयोजन का नियम। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। गैल-लुसेक ने कहा है सिंपल कि कोई 2 गैसें होती है वो संयोग करती है, यानी कि अभिक्रिया करती है, जुड़ती है। तो जब जुड़ती है तो उन दोनों का मतलब वो गैसें जुड़ती है, उनका जो आयतन है उसका एक सरल अनुपात हमको प्राप्त होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जो उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद भी अगर गैस है, तो गैस है तो वो क्या करता है, उस क्रियाकारक या जो अभिक्रिया में भाग ले रहे जो अभिकारक है इनके अनुपात का संबंध रखता है, ठीक है। ये बात बोली। अब हमने रिएक्शन में देखा कि उन्होंने प्रायोगिक मान से देखा कि 1 इकाई आयतन हाइड्रोजन गैस है, उसका 1 इकाई आयतन क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है, तो हमको 2 इकाई आयतन HCl गैस प्राप्त होती है। तो फिर इसका सरल अनुपात उन्होंने ज्ञात किया 1:1:2 इस हिसाब से, ठीक है, आयतन के हिसाब से। फिर उन्होंने नाइट्रोजन गैस थी, उसका 1 इकाई आयतन होता है वो
हाइड्रोजन गैस के 3 इकाई आयतन से रिएक्शन करवाई तो 2 इकाई आयतन इनको NH3 गैस प्राप्त हुई प्रायोगिक तौर पर। फिर उन्होंने संबंध होता है, उस आधार पर उन्होंने उत्पाद के साथ में सरल अनुपात ज्ञात किया जो कि 1:3:2। फिर उन्होंने दिमाग लगाएगा कि जो रिएक्शन में हो रहा है जो मान है या जो सरल अनुपात प्राप्त हुआ है वो रिएक्शन को संतुलित करने से किस प्रकार से मेल खाता है, संबंध दर्शाता है या क्या परिणाम निकलता है। तो उन्होंने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को जैसे संतुलित करेंगे कि इसके जो आगे मान है, जो मोल के मान हैं, वो उनके सरल अनुपात की क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों गैल उत्सेचक के आयतन के संयोजन का नियम कंप्लीट होता है। आई होप को सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट।